हेलो गाइस, माय नेम इज सारपे एंड वेलकम बैक टू अनदर केस स्टडी विद मी। वीडियो की शुरुआत होने से पहले जस्ट वांट टू से थैंक यू टू एवरीवन, क्योंकि 308 जो मेरा गाना है उस पर रिस्पॉन्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा आया है। अगेन अ लॉट ऑफ यू माइट नॉट नो दिस थिंग, बट मैं गाने भी बनाता हूँ एंड आई एम अ सिंगर ऑल्सो, एंड या आई एम जस्ट रियली हैप्पी दैट एवरीवन लाइक 308, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा नर्वस था उस गाने को रिलीज़ करने के लिए। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू माई सॉन्ग। लेकिन आज हम जिस केस की बात करने जा रहे हैं वो मेरे लास्ट ईयर एक केस कवर करा था, निथारी कांड, उससे काफ़ी ज़्यादा रिजेंबल करता है, क्योंकि ये केस भी एक ऐसे इंसान के बारे में है जो कि बच्चों का शिकार करता था। सो इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल लिसनिंग टू दिस काइंड ऑफ थिंग, यू नो, बच्चों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल यू कैन स्किप दिस वीडियो। ये कहानी एक ऐसे शैतान के बारे में है जिसने 2008 से 2015 तक बहुत सारे बच्चों के साथ रेप और मर्डर करा था। ये स्टोरी है इंडिया के मोस्ट हॉरिफाइंग सीरियल किलर की। सो लेट्स लर्न मोर अबाउट टुडेज केस रिवॉल्विंग अराउंड रविंद्र कुमार। रविंद्र कुमार का जन्म 1991 में उत्तर प्रदेश के बुडौन डिस्ट्रिक्ट में एक गरीब परिवार में हुआ था। उसके फादर एक प्लम्बर थे और उसकी मॉम घरों में एक डोमेस्टिक हेल्पर जैसा काम करती थी। नाउ किसी भी बच्चे को जो अपने ग्रोइंग ईयर्स होते हैं उसमें अपने माँ बाप के प्यार की, अटेंशन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। लेकिन रविंद्र के माता पिता ऐसा नहीं कर पाते थे क्योंकि वो काम में इतने ज़्यादा बिजी रहते थे, जस्ट सो दैट दे कैन प्रोवाइड, जस्ट सो दैट दे कुड ईट। और इसी वजह से दिन भर अपने घर से बाहर काम करने की वजह से वो रविंद्र के साथ ज़्यादा समय नहीं बिता पाते थे। सो लाइक आई सेड कि रविंद्र की फैमिली बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियली वीक थी, तो एक एक पैसा जो उनके घर में आता था उनके लिए वो बहुत ही ज़्यादा मायने रखता था। इसीलिए वो लोग चाह कर भी रविंद्र के लिए समय नहीं निकाल पाते थे। एंड ऑल ऑफ दिस जस्ट मेंट कि रविंद्र की परवरिश सही तरीके से नहीं हो पा रही थी। जब रविंद्र थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने स्कूल जाना शुरू कर दिया था, लेकिन उसका मन बिल्कुल भी पढ़ाई में नहीं लगता था। अगेन हम लोग 90s की बात कर रहे हैं इस समय पे, तो ऐसे छोटे छोटे जगहों में लोग एजुकेशन को बहुत ही ज़्यादा कम इंपॉर्टेंस देते थे। और क्योंकि खुद रविंद्र के पेरेंट्स भी ज़्यादा पढ़े लिखे हुए नहीं थे, तो वो रविंद्र को स्कूल जाने के लिए, क्लासेस अटेंड करने के लिए ज़्यादा एनकरेज भी नहीं करते थे। तो रविंद्र पढ़ाई में ज़्यादा अच्छा नहीं था, तो 6th क्लास में जब वो गया तो वो पढ़ाई से तंग आ गया था और उसने वहीं पे स्कूल छोड़ दिया। जैसा कि आप लोगों ने अभी तक देख ही लिया होगा कि समय किसी के लिए भी नहीं रुकता है। टाइम इज वेरी वैल्यूएबल एंड टाइम इज मनी। और मेरे पास तुम लोग के लिए एक ऐसा ही वंडरफुल टूल है जो कि तुम्हारे समय को एक मनी में कन्वर्ट कर सकता है, और इसका नाम है पॉकेट ब्रोकर। पॉकेट ब्रोकर विल हेल्प यू गेट योर फर्स्ट प्रॉफिट क्विकली विदाउट एनी अननेसेसरी डिफिकल्टीज। इसका इंटरफेस जो है वो बहुत ही ज्यादा एक्सेसिबल है, जो कि तुम्हें बिना किसी झंझट के ट्रेडिंग स्टार्ट करना सिखा देगा, और तुम्हें यहाँ पे प्लेटफॉर्म के सारे फीचर्स भी इजीली समझ आ जाएंगे। रजिस्टर ऑन द प्लेटफॉर्म विद माई प्रोमो कोड SRP and get 100% एडिशनल बोनस फॉर योर फर्स्ट डिपॉजिट। लेकिन अभी के लिए हम लोग इस प्लेटफॉर्म के बारे में सीखते हैं थोड़ा सा। पॉकेट ब्रोकर में तुम्हें सोशल ट्रेडिंग, जिसमें तुम इजीली सक्सेसफुल ट्रेडर्स के ट्रेड्स कॉपी कर सकते हो, ट्रेडिंग सिग्नल्स, इंडिकेटर्स और ये सारी चीजें उपलब्ध हैं, जिससे तुम्हारा ट्रेडिंग बहुत ही ज्यादा ईजी और प्रॉफिटेबल बन जाता है, इवन इफ यू आर अ बिगिनर। एंड इसमें तुम लोग 130 एसेट्स में ट्रेड कर सकते हो, जैसे कि करेंसीज, इंडिसेस, स्टॉक्स और क्रिप्टो करेंसी भी, वो भी 24 घंटे 24/7। एंड यू नो व्हाट, यील्ड्स ऑफ अप टू 92% आर अवेलेबल एट एनी टाइम ऑफ द डे। इसमें तुम लोग अपनी फर्स्ट क्लोज डील के साथ ही प्रॉफिट बनाना शुरू कर सकते हो, और जब बात आएगी तुम्हारे कमाए हुए प्रॉफिट को विड्रॉ करने की, तब तुम लोग अपने हिसाब से कन्वीनियंट के थ्रू कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हो विड्रॉ करने के लिए विदाउट एनी कमीशंस। तो क्या तुम अपनी जिंदगी बदलनी है और अपना हर एक सेकंड यूज करना है पैसे कमाने के लिए? तो डाउनलोड करो पॉकेट ब्रोकर, जिसका मैंने लिंक पिन कमेंट में भी दे रखा होगा और अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा होगा। देन यूज माय प्रोमो कोड SRP to make profit from trading easily। रविंद्र की एक बात थी, रविंद्र बचपन से ही when he was a kid, तब से ही वो लोगों से बहुत ही ज़्यादा दूर रहता था, और अपने घर में माँ बाप से निगलेक्ट होने के कारण लोगों से सोशलाइज कैसे करना है, उनसे बात कैसे करनी है, उनसे दोस्ती कैसे बनानी है, ये सब कुछ कहीं ना कहीं रविंद्र या तो अवॉइड करता था या फिर उसे आता ही नहीं था। तो जब वो स्कूल गया तो उसके पास एक मौका था ये सारी चीज़ें सीखने का, ये सारी चीज़ें करने का, है ना। स्कूल में होता है कि जो स्कूल के फ्रेंड्स होते हैं वो तो ज़िंदगी भर रहते हैं, मेरे तो अभी स्कूल के दोस्त ही हैं, तो उसके पास एक मौका था स्कूल में ये सारी चीज़ें करने का, लेकिन उसने फिर भी अपनी चॉइस से ये मौका ठुकरा दिया। एंड स्कूल ड्रॉप करने के बाद रविंद्र वॉज बैक टू स्क्वायर वन, क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था। ही वॉज गेटिंग अगेन नेग्लेक्टेड बाय हिज पेरेंट्स, और उसके पास बात करने के लिए भी कोई नहीं होता था। वो हमेशा बस अपने काम से काम रखता था, और बहुत ही ज़्यादा जब उसे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी किसी की, तब वो किसी से कुछ बोलता था। एंड जस्ट लाइक दैट उसने एक सॉर्ट ऑफ
एंटी सोशल पर्सनैलिटी बना दी थी. आई मस्ट हैव स्ट्रंग कुछ लोग के अभी हार्ट स्ट्रिंग्स, बट या ही वॉज एंटी सोशल. बाय द वे गाइज, दिस इज कम्प्लीटली अनरिलेटेड टू लाइक रविंद्र कुमार की स्टोरी, बट आई वॉज अ वेरी, I don't think I've said this thing before, or maybe I have said this thing. मैं बहुत ही ज़्यादा introverted था पहले. Like I used to even avoid my friends or like going to their places. जब कुछ मतलब होली दिवाली होती थी तब भी मैं उनके घर नहीं जाता था. And जब मैं पहली बार पुणे गया तो आई रियलाइज दिस थिंग कि हाँ मैं इंट्रोवर्टेड हूँ. लाइक दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मेरे को ये चीज़ रियलाइज हुई कि भाई यू नो दिस इज़ टू मच. सो मैंने जो करा, ठीक है, हाउ आई गॉट ओवर माई इंट्रोवर्टेडनेस. मे बी ये चीज़ किसी के काम आ जाए, मे बी ना आए, बट या लेट मी जस्ट टेल यू, क्योंकि मैंने अभी एंटी सोशल की बात करी ना. सो या हाउ आई गॉट ओवर इट वॉज ज़बरदस्ती. सो मेरे को क्या होता था कि मेरे को लोगों से बात करने में बहुत ज़्यादा डर लगता था. बेसिकली आई यूज्ड टू थिंक कि अगर मैं ये बोलूँगा तो ये आदमी ये सोचेगा, अगर मैं ये करूँगा तो ये आदमी ये सोचेगा, और अगर मैं ऐसा करता तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता. आई स्टिल रिमेंबर दिस थिंग कि कभी कभी लोगों से बात करने के बाद राइट, मैं लाइक 2-3 दिन बाद भी उस कन्वर्जेशन को अपने दिमाग में रिपीट करता था कि काश मैंने ऐसा बोला होता तो ये ज़्यादा फनी होता. यू नो जस्ट I don't know. I used to be like that only, ठीक है. So how I got over that thing was just forcing myself to talk to people, just random लोगों से, like ज़बरदस्ती उनसे ऐसे ये नहीं कि मेरे से बात कर, but या जो लोग मेरे सर्कल में थे उस टाइम पे, I used to like ज़बरदस्ती talk to them, and that is how slowly मेरे को ना ओवरकम हो गया ये चीज़ जो मेरी इंट्रोवर्टेडनेस थी. There is nothing wrong with being an introvert, there is nothing wrong with being antisocial as long as you're not hurting people. But या अगर किसी को ओवरकम करना है अपना ये चीज़, तो दिस इज़ माई एग्जाम्पल. मैंने ऐसे करा तो मे बी इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू. ठीक है, जस्ट ट्राई टू बी नाइस एंड यू कैन स्टार्ट बाय कॉम्प्लीमेंटिंग जस्ट रैंडम पीपल दैट यू डोंट नो. मेरे ख्याल से उससे बहुत ज़्यादा हेल्प होती है. सो नाउ कमिंग बैक टू रविंद्र कुमार. कुछ साल बुडौन में बिताने के बाद रविंद्र अब 17 साल का हो चुका था और अब उसे अपना पेट पालने के लिए पैसे की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि his parents, they were not capable of, you know, sustaining or like just giving his money just to survive. पर क्योंकि रविंद्र पढ़ा लिखा हुआ नहीं था तो उसे एक अच्छी नौकरी मिलना या फिर एक नौकरी मिलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था. तो उसने सब जगह अप्लाई तो करा था, लेकिन सब जगह से रिजेक्शन मिलने के बाद रविंद्र बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था. उसके पास ना तो काम था ना ही पैसा था, और सर्वाइव करने के लिए उसे इन 2 चीज़ों की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत थी. सो दिस मेड हिम काइंड ऑफ डेस्परेट. इसलिए जब उसके पास कोई भी रास्ता नहीं बचा तो उसने मजदूरी और जॉब्स लाइक मैकेनिक, ड्राइवर एट्सेट्रा ये सब करना का सोचा. पर बुडौन में इतनी छोटी जगह थी वो कि वहाँ लेबरर का काम मिलना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था. इसलिए 2007 में रविंद्र ने ये डिसाइड करा कि वो काम के सिलसिले में लाइक काम ढूंढने के लिए वो दिल्ली शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली बड़ी जगह है तो वहाँ पे उसे शायद से अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा मिलेंगी. और लकीली वही चीज़ भी, जब रविंद्र दिल्ली गया तो उसे वहाँ पे आते ही काम मिलना शुरू हो गया था. और साथ ही साथ उसे रहने के लिए दिल्ली में ही एक स्लम एरिया में एक जगह भी मिल गई थी सस्ते में. लेकिन क्या हो रहा था कि मजदूरी का काम उसे हर दिन नहीं मिल रहा था, हर दिन कोई आदमी उसे ले जा नहीं रहा था. तो कभी कभी जिन दिनों वो मजदूरी नहीं करता था उन दिनों वो और जॉब्स भी करता था, जैसे कहीं होटल में बर्तन धो लिए, ऐसा काम. नाउ हम लोग बात कर रहे हैं मजदूरी की, और तुम लोगों ने, अगर तुम लोग इंस्टाग्राम चलाते हो तो तुम लोगों ने वो देखा ही होगा ना, आते हैं मजदूर वाले रील्स आते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से सिनेमैटिक वे में वो रील बना के भेजते हैं. इट्स नॉट दैट ग्लैमरस. ठीक है, मजदूरी का काम इट्स वेरी टैक्सिंग ऑन योर बॉडी, लेकिन इतनी ज़्यादा मेहनत का काम करने के बाद भी और थोड़े बहुत पैसे जमा करने के बावजूद भी रविंद्र इन पैसों को अच्छे काम के लिए यूज़ नहीं करता था. ही यूज्ड टू यूज देम इन अ नेगेटिव वे, क्योंकि रविंद्र वी कैन से दिस थिंग कि वो एक आइडियल इंसान बिल्कुल भी नहीं था. जिन लोगों को ये चीज़ नहीं पता, मैं बता दूं तुम्हें ये कि लेबरों के बीच में दिन में काम करना और रात में शराब पीना एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन चीज़ है. तो क्योंकि रविंद्र इस एनवायरनमेंट में था और वो क्योंकि ऐसे लोगों के साथ रह रहा था, तो उसकी भी अब शराब पीने की आदत पड़ गई थी रोज़, मतलब घर से वापस आने के बाद. और रविंद्र की एक और आदत थी, वो ये कि वो ऑब्सीन गंदी मूवीज़ देखता था. वो ही वॉज अ काइंड ऑफ गाय जिसके सामने अगर तुम्हारा एक्सीडेंट भी हो जाए, राइट, तुम्हारे सामने तुम बहुत ज़्यादा जोर से गिर जाओ, तो तब भी रविंद्र तुम्हें वापस मुड़ के देखने वाला नहीं था. वो ना तो किसी से ढंग से बात करता था, उल्टा वो दारू पीने के बाद लोगों से मारपीट लड़ाई करता था. सो या ही वॉज अ बैड गाय, ही वॉज डैमेजिंग हिमसेल्फ, ही वॉज डैमेजिंग अदर पीपल. लेकिन हद तो तब हो गई जब उसने ऐसी
मूवीज छोड़ो, जब उसने ऐसी पॉर्न वीडियोस देखना शुरू करा जिसमें बच्चे इन्वॉल्व होते थे, और ये बच्चों का इन्वॉल्वमेंट ऐसी अश्लील वीडियोस में उसके लिए बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग होती थी, क्योंकि उसे ये मूवीज़ देखकर, ये ब्लू फिल्म्स देखकर एक अलग सा ही हाई फील होता था। लेकिन सच बात तो ये थी कि रविंद्र एक पीडोफाइल था जो कि बच्चों को गलत नज़रों से देखा करता था। रविंद्र उन मूवीज़ में जो देख रहा था वो बात कहीं ना कहीं उसके दिमाग में बैठ गई थी, टू द पॉइंट कि अब उसे ये सारी चीज़ें खुद फील और एक्सपीरियंस करने का मन करने लगा था। एंड द ओनली थिंग स्टॉपिंग हिम वाज फियर। लेकिन जैसे जैसे रविंद्र के दिन बीतते गए, वो इस स्लम वाले एरिया में रहता गया, वो और मजदूरी का काम करने लगा, तो वो शराब के साथ साथ ड्रग्स भी लेने लग गया था। और अब धीरे धीरे करके उसके अंदर से ये डर, ये फियर भी जाने लग गया था। ये कौन सी ड्रग्स थी ये तो हमें नहीं पता, लेकिन जो भी ये ड्रग्स थी उन्हें लेने के बाद रविंद्र को एक ऐसा हाई फील होता था दैट उसके अंदर की जो डिज़ायर थी बच्चों के साथ कुछ गलत करने की, वो बहुत ही ज़्यादा पीक पे आ जाती थी। और इसी तरह 2008 को समयपुर बदली एरिया में रविंद्र ने एक लेबरर की छोटी सी बेटी को अपना पहला शिकार बनाया था। उस वक्त वहाँ पे मेट्रो का काम चल रहा था दिल्ली में, तो जो लेबरर्स थे वो वहीं पे रहते थे छोटे छोटे अपने हट्स बना के। और उस दिन उन्हीं वर्कर्स में से एक आदमी अपनी छोटी बेटी के साथ अपने इस हट में, अपने शेल्टर में आराम कर रहा था। और उस बच्ची की एज ग्रुप कहा जाता है कि 6 से 12 साल के बीच में थी। पूरे दिन मेहनत करने के बाद वो मजदूर बहुत ज़्यादा जल्दी सो गया था और बहुत ही ज़्यादा गहरी नींद में सोया था। लेकिन अनफॉर्चुनेट बात वहाँ पे ये थी कि रविंद्र भी वहीं मौजूद था और उसकी नज़र उसकी बेटी पे पड़ गई थी। वो बहुत दिनों से इसकी बच्ची को स्टॉक कर रहा था एंड ही न्यू हर पैटर्न्स और उसके फादर के पैटर्न्स, एंड ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर थी कि उसके इंटेंशन सही नहीं है। तो इसीलिए जब वहाँ के सारे मजदूर सो गए थे तो ये रविंद्र के लिए एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी थी। वो उस बच्ची के घर में गया और उसने उस बच्ची को पकड़ा और उसका मुंह बंद करके उसे अपने साथ बाहर ले गया उस घर से। वो जब ये सब कुछ हो रहा था तो वो बच्ची आधी नींद में थी, पर जैसे ही वो उठी तो उसे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि ये जो आदमी मुझे कैरी कर रहा है, क्योंकि वो उसे गोद में कैरी कर रहा था, तो उसे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि ये जो आदमी मुझे कैरी कर रहा है ये मेरे फादर नहीं है, मेरे पिता नहीं है, ये कोई रैंडम आदमी है। तो रविंद्र को देख के, इस रैंडम आदमी को देख के वो डर गई थी। छोटी बच्ची थी वो, तो वो चिल्लाते चिल्लाते अपने पापा को पुकारने लगी, लेकिन रविंद्र उसे चिल्लाने नहीं देने वाला था। वो इस बच्चे को लेके एक सुनसान जगह में गया जहाँ पे उसे बचाने के लिए कोई भी नहीं आ सकता था, और वहाँ जाकर उसने इस बच्चे के साथ ऐसी चीज़ें करी जिनके बारे में मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। सो यू गाइस कैन प्रॉब्ली इमेजिन कि ही वॉज फुलफिलिंग हिज फैंटेसीज। लेकिन फिर भी इस छोटी बच्ची ने हार नहीं मानी, शी वॉज फाइटिंग बैक। लेकिन साइज डिफरेंस होने की वजह से और पावर डिफरेंस होने की वजह से एक छोटी बच्ची रविंद्र के सामने क्या ही कर पाती। इसीलिए जब उसके बचने की सारी उम्मीद ख़त्म हो गई थी तो उसने ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू कर दिया था, थिंकिंग कि कोई उसकी आवाज़ सुनकर उसे बचाने आएगा। पर जो हुआ वो बिल्कुल ही उल्टा था। उसके चीखने से रविंद्र गॉट मोर स्पूक्ड और इसीलिए उसने उस बच्ची को मारना पीटना शुरू कर दिया था ताकि वो चुप हो जाए। पर उसके बाद भी जब वो चुप नहीं हुई तो रविंद्र स्नैप्ड और उसने उसे अपने हाथों से स्ट्रैंगल करा और कुछ ही देर में उस बच्ची की मौत हो चुकी थी। इस बच्ची ने अभी दुनिया देखी भी नहीं थी, लेकिन जस्ट टू फुलफिल हिज सिक डिज़ायर्स, जस्ट लाइक दैट ही जस्ट किल्ड a kid. But Ravindra was not done yet. उसने इसके बाद जो किया, it will really put you into the perspective कि how sick he was in the head. उसे इस बच्चे को मारने के बाद he proceeded to still rape her body. उसने तब तक करा जब तक उसका मन नहीं भर गया था, और उसके बाद उसने इस बच्ची की बॉडी को ठिकाने लगा दिया था। And the sad thing here was कि रविंद्र की किलिंग स्प्री की ये बस एक शुरुआत थी। तो जैसे कि मैंने तुम लोग को पहले बताया कि पूरे दिन काम करने के बाद रविंद्र जब घर आता तो रात में वो दारू पीता और नशे करता था। नशा करने के बाद वो शाम को अराउंड 8 बजे सोने चले जाता था, और रात में जब उसकी नींद खुलती तो वो दोबारा से अपने शिकार के लिए घर से बाहर निकलता था। वो पूरी रात जब तक वो उठा रह सकता था तब तक वो इन बस्तियों में घूमता था, इन बस्तियों के बच्चों को देखता था और उन लोगों को अगवा कर लेता था जिनके लिए he had his eyes on। और रविंद्र रात में अंधेरे में इसलिए निकला करता था ताकि उसे ये सब कुछ करते हुए कोई पकड़ न ले। वो छोटे मोटे घरों और झुग्गी झोपड़ियों में
चोरी छुपे घुसता था और लिटरली माओ के बगल से वो बच्चों को उठा के बाहर ले आता था और इसके बाद इन बच्चों को वो बहुत दूर कहीं खेतों में ले आता ताकि उनकी चिल्लाने की आवाज़ उनके पेरेंट्स तक ना पहुंचे। जो बच्चे ज़्यादा शोर करते या फिर खुद को बचाने की कोशिश करते थे उन बच्चों को वो पहले ही गला दबाकर मार देता था और फिर उनकी बॉडीज के साथ वो अपनी सेक्सुअल फैंटेसीज पूरी करता था। और जब रविंद्र का मन भर जाता था इन बच्चों से तब उनकी बॉडी वो ठिकाने लगा देता था ताकि उन्हें कोई ढूंढ ना पाए। एंड ड्यूरिंग दिस होल थिंग रविंद्र को इन बच्चों के लिए कुछ भी रिमोर्स फील नहीं होता था क्योंकि इस आदमी के अंदर एम्पैथी नाम की चीज़ ही नहीं थी। वो लिटरली एक ऐसा शैतान बन चुका था, एक ऐसा जानवर बन चुका था जिसको रोकने वाला कोई भी नहीं था। उसके बाद जब भी पैसे होते थे वो दोबारा से दारू पीता, नशे करता और रात में वो दूसरे बच्चे को ढूंढने निकल जाता। एंड दिस साइकिल कंटिन्यूड फॉर अ लॉन्ग टाइम। कभी कभी तो वो बच्चों की तलाश में 40 किलोमीटर दूर तक पैदल चले जाता था। और जो रविंद्र का जो ये नशा था वो उसके ऊपर इतना ज़्यादा हावी हो गया था कि इस फैंटेसीज को पूरी करने के लिए वो कुछ भी किसी भी हद तक जा सकता था। वो जब भी अपने घर से बाहर निकलता तो अपने साथ हमेशा कैंडीज या फिर टॉफीज लेके निकलता था ताकि वो इन चीज़ों का यूज़ करके बच्चों को फंसा सके। और जब भी उससे कोई अकेला बच्चा दिखता था तो वो इन कैंडीज का यूज़ करके, इन पैसों का लालच देके उन बच्चों को उन्हें अपने पीछे पीछे बुलाता। और ये चीज़ होने के बाद वो बच्चे कभी भी अपने परिवार वालों से वापस नहीं मिलते थे। तो इतना सब कुछ सुनने के बाद तुम लोग के दिमाग में क्वेश्चन पक्का आ रहा होगा कि वो इतने सारे बच्चों को मार रहा था, इतने सारे बच्चों को घर से अगवा कर रहा था, वो कभी पकड़ा क्यों नहीं गया? वेल, ऐसा इसीलिए था क्योंकि रविंद्र अपने जो विक्टिम्स थे उसके उनको बहुत ही ज़्यादा क्लेवरली चूज करता था। उसका टारगेट, उसका शिकार ज़्यादातर पिछड़े घर के बच्चे या फिर गरीब घर के बच्चे होते थे क्योंकि उन्हें पकड़ना ज़्यादा आसान होता था, उनके बच्चों को पकड़ना ज़्यादा आसान होता था। बहुत सारे विक्टिम्स की जो फैमिलीज थी वो तो कई बार पुलिस को रिपोर्ट करने तक की नहीं सोचते थे और अगर उनमें से कोई कर भी देता था रिपोर्ट तो उन बच्चों की बॉडीज ही नहीं मिलती थी और क्योंकि बॉडीज नहीं मिलती थी तो केस आगे नहीं बढ़ पाता था। सो जस्ट लाइक मैनी सीरियल किलर्स रविंद्र वॉज बहुत ही ज़्यादा कोल्ड था वो। एंड ही वॉज वेरी कैलकुलेटेड ऑल्सो। वो कॉन्स्टेंटली अपनी लोकेशन बदलता रहता था और वो दिल्ली के आसपास ही ऑपरेट करता था ताकि उसे कोई पहचान ना सके और पुराने वाले कस्बे से जहाँ भी वो रहता था या फिर जहाँ भी वो काम करता था उसे वहाँ पर कोई पकड़ ना ले या फिर कोई उस पर शक ना कर सके। तो ऐसा करते करते साल बीतते जा रहे थे और रविंद्र का जो विक्टिम्स का नंबर था वो भी बढ़ता ही जा रहा था। जब वो बच्चों को मारता था तो वो बच्चे गिड़गिड़ाते थे, उससे भीख मांगते थे कि वो उन्हें छोड़ दे। लेकिन रविंद्र के अंदर दिल नाम की चीज़ ही नहीं थी और वो उन बच्चों के साथ जानवरों से भी बदतर पेश आता था। हर एक विक्टिम को मारने के बाद रविंद्र अपने क्राइम्स कमिट करने में और भी ज़्यादा कंफर्टेबल होता जा रहा था और इतने मर्डर्स करने के बाद भी रविंद्र खुले आम घूम रहा था। और शायद से इसी वजह से उसके अंदर इस बात का घमंड आ गया था कि मैं चाहे कुछ भी कर लूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वैसे तो पहले शुरुआत में वो सिर्फ 6 से 12 साल के बच्चों को ही टारगेट करता था, लेकिन जैसे जैसे उसके अंदर की ये हैवानियत बढ़ती जा रही थी उसने 2 साल के बच्चों तक को अगवा करना शुरू कर दिया था। और जिन एरियाज़ में रविंद्र बच्चों को उठाया करता था, उन्हें अगवा करा करता था, दिल्ली के उन एरियाज में पूरा दहशत वाला माहौल हो गया था। सो समटाइम्स अराउंड इन 2013 जहाँ जहाँ रविंद्र ने क्राइम्स करे थे वहाँ ये बात फैलने लगी थी कि लोगों के बच्चे गायब हो रहे हैं और इस कारण लोगों ने थोड़ा अलर्ट रहना शुरू कर दिया था। तो ये सब कुछ देखते हुए रविंद्र ने सोचा कि जब तक यहाँ मामला ठंडा नहीं हो जाता तब तक उसका यहाँ से दूर रहना ही सही रहेगा। इसीलिए वो यूपी के कसगंज शहर में अपनी मौसी के घर चले गया था। एंड यू माइट बी थिंकिंग कि उसकी मौसी के घर के आसपास उससे लोग जानते होंगे, राइट, उसकी फैमिली को लोग जानते होंगे, तो वहाँ वो ऐसे काम नहीं करेगा। बट यू वुड बी रॉन्ग। वो वहाँ पूरे 2 महीने तक रुका और उन 2 महीनों में उसने न जाने कितने बच्चों का रेप करा और मर्डर करा था। बिकॉज एज ए सेड रविंद्र को ऐसा लगता था कि वो इतना ज़्यादा शातिर है कि पुलिस उसका कुछ भी नहीं कर सकती, पुलिस उसे पकड़ ही नहीं सकती है। बट हिज डीड्स वर कैचिंग अप टू हिम। और जो उसने चट्टा बना रखा था बच्चों की मौत का, जिनके ऊपर वो लिटरली खड़ा था एक तरीके से, एवरीथिंग वाज गोना कम
बैक टू बाइट हिम। तो जैसे कि मैंने कहा कि उसका पाप का घड़ा भर चुका था और 2014 में रविंद्र को इस चीज की वार्निंग मिल गई थी। रविंद्र ने बेगमपुर में एक लड़के को चॉकलेट्स का झांसा देखकर उसका किडनैप करा था और इस बच्चे का असॉल्ट करने के बाद उसने इस बच्चे को चाकू से गले पे वार करा था। और चाकू से वार करने के बाद ये बच्चा बहुत ही ज्यादा तड़प रहा था और उसका खून बह रहा था बहुत ज्यादा। तो उसे मारने के बाद रविंद्र ने उसकी तड़पती हुई बॉडी को पास ही एक कंस्ट्रक्शन साइट के सेप्टिक टैंक के अंदर उसने उसे वहां बंद कर दिया था, थिंकिंग कि अब तो इसका इतना खून बह रहा है तो ये बच्चा मर ही जाएगा, ये लड़का मर ही जाएगा। लेकिन फॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। किसी चमत्कार की वजह से इस बच्चे की जान बच गई थी। जिस टैंक में ये बच्चा बंद था उस टैंक में से बहुत ही ज्यादा खून बहे जा रहा था और ये चीज कुछ लोगों ने नोटिस कर ली थी। तो ये चीज देखकर कि इस टैंक में से खून क्यों आ रहा है, उन्होंने वो टैंक खोला और उन्हें वहाँ वो बच्चा मिला एंड दे जस्ट इमीडिएटली टुक हिम टू द हॉस्पिटल एंड उस बच्चे की जान बच गई। इस बच्चे की जान बचने के बाद इसने सब कुछ पुलिस वालों को बचा दिया। सारी की सारी इन्फो पुलिस वालों तक पहुंच गई थी अब। और उसके सीधा बाद उन्होंने रविंदर को अरेस्ट कर लिया था क्योंकि पुलिस को जो हुलिया बताया गया था उसके हिसाब से रविंदर एकदम मैच कर रहा था। पर जब रविंदर को हॉस्पिटल लाया गया था इस बच्चे के सामने जस्ट टू आइडेंटिफाई हिम वन लास्ट टाइम कि क्या यही वो आदमी है, तो किसी वजह से वो बच्चा रविंद्र को आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। अब यहाँ पे ये हो सकता है कि शायद से ट्रॉमा की वजह से वो रविंद्र को आइडेंटिफाई नहीं कर पाया होगा, या फिर ये भी हो सकता है क्योंकि रविंद्र ने उसे रात में अगवा करा था तो शायद से उसने रविंद्र को ढंग से ना देखा हो। लेकिन जो भी था, शेयर लक की वजह से रविंद्र इस बार भी बच गया था। एक तो इतनी मुश्किल से पुलिस वालों ने रविंद्र को पकड़ा था, उसके बावजूद भी, इतने सारे क्राइम कमिट करने के बावजूद भी उसे सजा नहीं मिली। लेकिन क्या इतनी सारी फैमिलीज बर्बाद करने के बाद, इतने सारे बच्चों को असॉल्ट करने के बाद कभी रविंद्र को कुछ सजा मिलने वाली भी थी क्या? जिंदगी में और कुछ तो नहीं, पर एक चीज हमेशा याद रखनी चाहिए हर एक आदमी को कि जो तुम बुरा काम करते हो ना, उसकी सजा तुम्हें इसी जन्म में मिलती है, यहीं धरती पे ही मिलती है। और यही सेम चीज रविंद्र के साथ होने वाली थी। 14 जुलाई 2015 की रात को बेगमपुर पुलिस स्टेशन में एक फैमिली ने अपनी 6 साल की बेटी की मिसिंग कंप्लेंट लिखाई। उन्होंने पुलिस को बताया कि उनकी बच्ची सुबह से घर नहीं लौटी है। दरअसल बेगमपुर में उस इलाके में ज़्यादातर लो सोशियो इकोनॉमिक सेक्शंस के लोग छोटे घरों में या फिर झोपड़पट्टियों में रहा करते थे और उनके पास टॉयलेट की भी कोई सुविधा नहीं होती थी। तो सुबह सुबह खुद को रिलीव करने के लिए ये लोग खेतों में जाया करते थे और वो बच्चे भी उस दिन सुबह खेत में ही गई थी पॉटी शॉटी करने के लिए। लेकिन नॉर्मली क्या होता था कि वो 10-15 मिनट में वापस आ जाती थी, लेकिन उस दिन ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन वो 1 घंटे तक वापस नहीं आई थी और क्योंकि उसके स्कूल का टाइम हो चुका था तो उसकी फैमिली दे वर वरिड नाउ। उन्होंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करी लेकिन वो बच्ची उन्हें कहीं भी नहीं मिली। द सैड पार्ट फॉर दैट किड वाज कि ये बीच रास्ते में घर वापस जाने से पहले ही रविंद्र से मिल गई थी और रविंद्र ने इस बच्चे के साथ भी वो ही चीज़ करी जैसा वो अपने बाकी विक्टिम्स के साथ करता था। और इस बच्ची का रेप करने के बाद उसने इस बच्ची की बॉडी को कहीं ठिकाने लगा दिया था। तो इस कंप्लेंट के बाद जब पुलिस ने 15 जुलाई को इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो उन्हें जल्द ही उसी बच्ची की बॉडी उसके रेजिडेंस के पास ही एक अबैंडन्ड घर के अंदर मिली। उसकी बॉडी के साथ पुलिस को एक ड्राइविंग लाइसेंस और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मिले और ये सब किसी सनी नाम के इंसान के थे। तो जैसे कि मैं तुम लोगों से पहले भी कहा था कि रविंद्र अपने आप को बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट, होनहार, एकदम आइंस्टाइन समझता था। तो इसी वजह से उसने किसी और आदमी के ड्राइविंग लाइसेंस या फिर उसके जो डॉक्यूमेंटेशन से इस बच्ची की बॉडी के पास में छोड़ दिए थे, थिंकिंग कि पुलिस मुझे नहीं इस सनी आदमी को पकड़ेंगे। लेकिन दिस वॉज हिज बिगेस्ट मिस्टेक। तो जैसे ही पुलिस को डॉक्यूमेंटेशन मिले वो तो सीधा पहुंच गए सनी के घर में इसका पता लगाने के लिए। लेकिन जैसे ही उन्होंने उससे पूछताछ करना शुरू करा उन्हें यह पता चला कि सनी का तो इस बच्ची से कोई दूर दूर तक कनेक्शन है ही नहीं, यहाँ तक कि वो इस बच्चे को जानता भी नहीं था या फिर उसका मर्डर हुआ है ये भी नहीं जानता था वो। फर्दर इंटेरोगेशन के बाद पुलिस को सनी ने बताया कि रविंदर सनी का ट्रक मजदूरी के लिए ले जाया करता था। लेकिन अकॉर्डिंग टू हिम इवन दो रविंदर सनी के लिए काम करता था फिर भी उन दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं था। कुछ दिनों पहले रविंदर ने 2 और लोगों के साथ मिलकर नशे की हालत में सनी को बहुत पीटा था और अलेजिडली वो उसे जिंदा जलाने वाला था। लेकिन सनी किसी तरीके से वहाँ से अपनी जान बचा के भाग गया था और रविंदर ने फिर उसका जो ड्राइविंग लाइसेंस था उसके डॉक्यूमेंटेशन से और उसकी मोटरसाइकिल वहाँ से चुरा के वो वहाँ भाग गया। पुलिस ने सनी के क्लेम्स को वेरीफाई करने के लिए वहाँ के CCTV फुटेजेस को कुछ दिनों तक स्कैन करा
और फाइनली ऑन 19 जुलाई 2015 रविंद्र को पुलिस ने दिल्ली के रोहिणी बस स्टेशन में अरेस्ट कर लिया था आफ्टर दे फाउंड हिज प्रिंट्स ऑन सीसीटीवी फुटेजेस। सो फाइनली आफ्टर सो मेनी इयर्स, इतने सारे बच्चों को मारने के बाद, इतनी सारी फैमिलीज को बर्बाद करने के बाद, रविंद्र अपने घमंड की वजह से ही पुलिस के हिरासत में आ गया था। लेकिन पुलिस को ये सारी बातें नहीं पता थी कि उसने इतने सारे बच्चों को मारा है। उनके लिए तो वो सिर्फ इस एक छोटी बच्ची के केस में उसे गिरफ्तार कर रहे थे। पर जब रविंद्र ने अपना मुंह खोला पुलिस वालों के सामने, तो जैसे उनके पैर के नीचे से जमीन ही खिसक गई हो। कब से आप छोटे बच्चों को अपना शिकार बना रहे हैं और कितने बच्चों को आपने अब तक शिकार बनाया है? सर 2008 से मैं ये दुर्घटना कर रहा हूँ और मैंने 14-15 बच्चों के साथ ये दुर्घटना कर लिया। सर अभी तक तो मैंने 25 के आसपास। पहले तुम 10-12 थे, अब 25 है, तो 7 साल हो गए 2008 से 2015। अगर मैं साल में 5 बच्चे भी लेकर चलूं तो 35 तो गिनती ऐसे ही पहुंच जाती है। सर 25-30 के आसपास, 30-35 से ऊपर नहीं आएंगे। ये लड़कियों को हमारे मतलब फंसाया गया। रविंद्र ने 2008 से लेकर 2015 तक जितने भी मर्डर और जितने भी रेप करे थे, उसने उन सब को कबूल कर लिया पुलिस के सामने। उसने एक एक बॉडी के बारे में डिटेल में पुलिस वालों को बताया। ये बात जल्द ही एक सनसनी खबर बन चुकी थी। सारे मीडिया आउटलेट्स इस केस को नेशनल टीवी पर कवर कर रहे थे। देयर वाज नो साइन ऑफ रिमोर्स इन हिज आईज, और ये सब कुछ एक तरीके से उसके दिमाग में गेम की तरह चल रहा था। एक ऐसा गेम जो अब वो हार चुका था, बट देन ही विल गेट अ नेक्स्ट लाइफ, राइट? लेकिन जो नेक्स्ट लाइफ थी रविंद्र के गेम में, वो उन बच्चों को नहीं मिलने वाली थी जिन्हें उसने मार दिया था। जस्ट थिंक अबाउट दिस थिंग कि ये सारी की सारी जो फैमिलीज थी जिनके बच्चे गायब हुए थे या फिर जिनके बच्चों का मर्डर करा था रविंद्र ने, उन्हें थोड़ी पता था ये चीज़ कि उनके बच्चे मर चुके हैं या फिर उनके बच्चे कभी भी ज़िंदगी में वापस नहीं आने वाले हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये चीज़ पहली बार सुनी होगी टीवी में, इट मस्ट हैव शैटर्ड देम। और जैसे ही इन फैमिलीज को रविंद्र के हेनस क्राइम के बारे में पता चला, उनकी बस एक ही डिमांड थी और वो थी रविंद्र की मौत। बट इवन दो रविंद्र ने पुलिस के सामने ही कन्फेस करा था कि उसने 30 से ज़्यादा बच्चों को मारा है, पुलिस के पास केवल 3 केस के ही एविडेंसेस थे। इसीलिए कोर्ट में रविंद्र को सिर्फ इन 3 केसेस के लिए ही ट्रायल पर रखा गया था। ये केस पूरे 8 साल चला, 8 साल। और लास्ट ईयर ऑन May 25, 2023 रविंद्र को उन 3 में से एक केस में गिल्टी पाया गया और उसे सिर्फ उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी। पुलिस ने खुद कोर्ट में रिक्वेस्ट करा था कि रविंद्र को मौत की सज़ा होनी चाहिए, लेकिन कोर्ट के अकॉर्डिंग एक क्रिमिनल को फांसी की सज़ा तभी मिल सकती है जब उसके सारे क्राइम्स आउट ऑफ क्वेश्चन या आउट ऑफ डाउट हों। और इससे भी ज़्यादा बुरी बात ये थी कि रविंद्र के लॉयर ने कोर्ट में उसके इतने हेनस क्राइम्स को जस्टिफाई करने की कोशिश करी थी बाय सेइंग कि वो एक गरीब फैमिली से आता है। सो जस्ट थिंक अबाउट दिस थिंग, क्या वो बच्चे गरीब फैमिली से नहीं आते थे जिनको रविंद्र ने मारा था? और उन बच्चों के माँ बाप का क्या, वो भी तो गरीब फैमिली से ही बिलोंग करते थे। अगर ऐसा ही होता तो पूरा का पूरा कस्बा, पूरा का पूरा जगह जहाँ रविंद्र रहता था पहले भी, वो लोग भी सारे ऐसे ही होते। जहाँ तक हम रविंद्र के पनिशमेंट की बात करें कि वो पूरी जिंदगी जेल में रहेगा, इट इज़ ट्रू कि हाँ वो जेल में रहेगा, लेकिन हमने इंडिया में बहुत बार ये चीज़ देखी है कि गुड बिहेवियर की वजह से लोगों को बेल मिल जाती है। पर जो भी रविंद्र का कन्फेशन था उसके हिसाब से आई फील लाइक कि ये जो पनिशमेंट थी उसके लिए इट वॉज अ पैट ऑन हिज बैक। जैसे पोर्शे वाले इंसिडेंट में हुआ था ना कि उसको 300 वर्ड का ऐसे लिखना था, दिस इज रविंद्र का 300 वर्ड का ऐसे। आई जेन्युइनली फील लाइक दिस थिंग कि उसे और भी ज़्यादा हार्श पनिशमेंट मिलनी चाहिए थी। बट दैट इज़ अगेन जस्ट माई ओपिनियन एंड माई कंडोलेंसेस टू उन सभी बच्चों की फैमिलीज़ को, क्योंकि अगेन दे आर नॉट रिच, दे आर पुअर। और इंडिया में गरीब लोगों के लिए कोई लॉ नहीं है, उनके लिए कोई जस्टिस नहीं है, उनके लिए कुछ नहीं है, विच इज़ अ वेरी हार्श थिंग टू हेयर, बट यही सच्चाई है। इंडिया में ऐसे ही चलता है। पर इसी के साथ रविंद्र कुमार का केस यहीं पे समाप्त होता है। बिफोर यू गो आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग कि मैं चश्मे क्यों पहन रहा हूं इस वाली वीडियो में। कैन यू गाइस सी मेरी आंखों के अंदर बैग्स आ गए हैं, ठीक है। आई हैव बीन वर्किंग सो हार्ड ऑन वीडियोज़ एंड आई थिंक फाइनली इतने सारे सालों के बाद इट इज़ टेकिंग अ टोल ऑन मी। आई एम नॉट कंप्लेनिंग दो, आई लव डूइंग दिस थिंग एंड फाइनली आई हैव सम रिलायबल हैंड्स ऑल्सो जिनके साथ मैं काम कर सकता हूँ। बट या इट इज़ taking a toll on me, but I'm not stopping till I hit 10 million. Is that very obsessive? I don't care. Okay, I need to be the best. So yeah, subscribe to me if you like to watch true crime documentaries, क्योंकि मैं यहाँ पे वो ही बनाता हूँ. And with that, I hope that you guys are happy. I hope that you guys are healthy. Please keep your audience very close to you guys, and I will see you very very soon. Bye bye.
है